तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि साओ और कॉन्ग नाइन्थ मेरिडियन में सुयांग को ढूंढने के लिए आए हुए होते हैं। वहीं पर साओ बोल रहा होता है कि ओल्ड मैन ज़ैंग बाइसी सच में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। उन्होंने बस 200 स्पिरिचुअल स्टोन देकर हमारी एंट्री नाइन्थ मेरिडियन में करवा दी, जिससे अब हम लोग यहाँ पर काफी आसानी से मास्टर को ढूंढ सकते हैं। वैसे मास्टर को गए कई महीनों बीत चुके हैं और अब तक मास्टर वापस नहीं लौटे, इसीलिए मैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। मैं यहाँ पर मास्टर को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ और मैंने लास्ट टाइम मास्टर को कब देखा था मुझे यह भी याद नहीं। तभी वह अपनी ओर किसी को आते हुए फील करता है, जो देखते ही वह अपने स्पीयर के साथ वहां पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वह देखते हैं कि वहां पर लिंगसू, क्विंसू और कॉमेट मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर वह लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वे लिंगसू बोलती है कि वह लोग भी यहाँ पर मास्टर को ढूंढने के लिए आए हैं और यहाँ पर आने में ज़ैंग बाइसी ने उनकी मदद की। दूसरी ओर झाड़ी के पीछे से एक पर्सन उन सभी लोगों को देख रहा होता है और अब वह उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर जैसे ही वह उन सभी लोगों पर अटैक करता है, बीच में आते हुए कॉमेट उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे दूर फेंक देता है। तभी दो और लोग काफी तेजी से उन पर अटैक करते हैं, जो देखते ही साओ अपने स्पीयर का यूज करते हुए उन दोनों को भी घायल करके दूर फेंक देता है। पर थोड़ी ही देर में वह तीनों वहां पर बिना किसी प्रॉब्लम के खड़े हो जाते हैं और अब देखते ही देखते उन्हीं जैसे कई सारे लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, जो देखकर साओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह बोलने लगता है, आखिर यह लोग है क्या, इमॉर्टल्स या फिर कोई जानवर। हमने इनकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, पर इसके बावजूद यह दोबारा से फाइट करने के लिए खड़े हो गए हैं। कहीं यह ज़ॉम्बी तो नहीं जिनके ऊपर हमारे अटैक्स का कोई असर ही नहीं हो रहा है। और अब वह सभी लोग काफी तेजी से अटैक करते हुए उन सभी लोगों को मारने लगते हैं, पर काफी ज्यादा घायल होने के बावजूद वह लोग बिना रुके उनसे फाइट करने के लिए आए ही चले जा रहे होते हैं। यह सब देखकर कॉन्ग बोलती है, आखिर यह लोग किस तरह के इंसान हैं? क्या इनके ऊपर हमारे अटैक्स का कोई असर ही नहीं हो रहा है? तभी वह लोग दोबारा से उन सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, जो आवाज उन्हें रुकने के लिए बोलती है। और अब उस आवाज को सुनते ही वह सभी लोग उसी जगह पर रुक जाते हैं। तभी वह आवाज बोलती है, तुम सभी लोगों को नींद आ रही है तो सो जाओ। यह सुनते ही वह सभी लोग वहां पर सो जाते हैं। यह देखकर कॉमेट बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि अभी वहां पर जिस टेक्निक का यूज हुआ था वह एक लेजेंडरी टेक्निक माइंड कंट्रोल वन वर्ड है। अब कॉमेट आगे बढ़ते हुए बोलता है, आखिर तुम हो कौन, हमारे सामने आओ। तभी उड़ते हुए उस जगह पर कांगचू पहुंचती है और अब वह बोलती है कि तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा लकी हो, जो टाइम रहते मैं यहाँ पर आ गई। पर मेरे इस टेक्निक का असर भी ज्यादा देर तक इन लोगों के ऊपर नहीं होगा, तो यह सभी लोग जल्द ही नींद से जग जाएंगे, तो हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। अब कांगचू को देखकर कॉमेट काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है कि यह लड़की अभी बहुत ही ज्यादा यंग है, पर इसके बावजूद आखिर यह इतनी खतरनाक टेक्निक का यूज कैसे कर पा रही है। तभी कांगचू उन सभी लोगों को देखते हुए बोलने लगती है, मुझे बताओ आखिर तुम लोग यहाँ पर कहाँ से आए हो? क्या तुम लोग स्वॉर्ड वेन से इस जगह पर आए हो या फिर सेवेंथ मेरिडियन से? खैर इस बात को जाने दो, तुम मुझसे मिली हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहती हूँ। और अब वह अपने एंसेस्टर कांगसुन के द्वारा लिखे गए बुक को बाहर निकालती है और बोलती है कि यह मेरे एंसेस्टर कांगसुन की बुक है, जिसके अंदर उनके सभी टेक्निक्स लिखे गए हैं। अगर तुम चाहो तो 10,000 स्पिरिट स्टोन में इसे खरीद सकते हो। यह सुनते ही साओ बोलता है, हाँ मैं इस टेक्निक की बुक को खरीदना चाहता हूँ। तभी कांगचू अपने पास से एक फर्नेस को निकालते हुए बोलता है, मेरे हाथ में मौजूद फर्नेस एक ड्रैगन फर्नेस है और यह बहुत ही ज्यादा कीमती है, जिसका यूज करते हुए तुम काफी खतरनाक मेडिसिन बना सकते हो। और अगर तुम इसे खरीदना चाहो तो इस फर्नेस के साथ साथ मैं तुम्हें यह बुक 9,80,000 स्पिरिट स्टोन में दे दूंगी। यह सुनते ही साओ एक्साइटेड होते हुए उससे सब कुछ खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तभी लिंगसू उसे शांत करती है और अब वह कांगचू से बोलती है कि हम लोग यहाँ पर यह सभी चीजें खरीदने नहीं वाले हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही कई सारे कीमती ट्रेजर्स मौजूद है। पर क्या तुम हमें यह बता सकती हो कि आखिर इन इमॉर्टल्स के साथ क्या हुआ? आखिर यह सभी लोग ज़ॉम्बी जैसे कैसे बन गए? कांगचू बोलती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पिछले कुछ दिनों से अचानक ही यह सभी लोग ज़ॉम्बी की तरह बनने लग गए और धीरे धीरे इनकी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। मैं अपने पावर का यूज करते हुए इन्हें थोड़ी ही देर तक रोक सकती हूँ, पर अगर इन सभी चीजों को जल्द ही रोका नहीं गया तो हमारा 9th मेरिडियन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
तभी साओ भागते हुए कांगचू के पीछे जाता है और बोलता है, क्या तुमने यहाँ पर मेरे मास्टर एंसेस्टर सुयांग को देखा है? यह सुनते ही कांगचू खुश होते हुए बोलती है, तो क्या तुम सभी लोग मास्टर सुयांग के डिसाइपल हो? साओ हाँ में सर हिलाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सुयांग एक अंधेरे कमरे में मौजूद होता है और इस अंधेरे कमरे को गॉड्स ड्रीम कहा जाता है। अब सुयांग उस कमरे के अंदर आगे चलने लगता है, वहीं पर उसे अपने सामने से एक आवाज सुनाई दे रही होती है, जो सुनते ही वह उस आवाज की ओर आगे जाने लगता है। और अब वह उस जगह पर जैसे ही पहुंचता है, वह देखता है कि वहां पर खड़े कई सारे लोग एक अजीब सी चीज को चारों ओर से घेरे वहां पर एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब वह सभी लोग जैसे ही सुयांग को देखते हैं, वह बोलते हैं कि काफी सालों के बाद हमारे यहाँ पर कोई गेस्ट आया है, तुम देखने में तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहे हो और मुझे यहाँ पर इंसानों को खाए कई सौ साल बीत गए हैं। पर सुयांग उन सभी को इग्नोर करते हुए उस सर्कल की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी वह सभी लोग एक साथ बोलते हैं, हम यूनिवर्स के सोर्स है, हम इटर्निटी है और इस यूनिवर्स में कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा, यह सभी कुछ हमारे हाथों में डिपेंड करता है। पर तुम बाकी इंसानों से बहुत ही ज्यादा अलग हो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, तो मेरे पास आओ और मुझ में समा जाओ। अभी सुयांग प्रेजेंस ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करता है और अब वह गॉड्स ड्रीम से निकलकर बाहर आ जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सुयांग एक जगह पर कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। अभी उसके पास सांगनिंग आते हुए बोलती है, मास्टर तो क्या आप नींद से जग चुके हो? और अब वह सुयांग को चाय पीने के लिए देती है और बोलती है कि मैंने नोटिस किया यहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा अजीब है और इन सभी लोगों की पर्सनैलिटी हर कुछ टाइम पर चेंज होती रहती है और इन सभी को देखकर वह बता सकती है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सुयांग बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान के अंदर 10 से ज्यादा सोल्स या फिर पर्सनैलिटीज मौजूद है। यह सुनकर सांगनिंग काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी उस जगह पर डीमन एम्परर आता है, जो कुछ खा रहा होता है, साथ ही साथ उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा होता है। यह देखते ही सांगनिंग उससे बोलती है, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो और आखिर तुम्हारे हाथ में क्या है? डीमन एम्परर बोलता है, मैं यहाँ पर केक खा रहा हूँ, तो क्या तुम्हें भी यह खाना है? यह सच में काफी ज्यादा टेस्टी है, पर मैं यह तुम्हें नहीं दूंगा। यह बोलते हुए वह सांगनिंग से दूर चला जाता है। तभी सांगनिंग उसकी ओर आगे बढ़ते हुए बोलती है, उसे मत खाओ, वह काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। और अब वह डीमन एम्परर को रोकने की कोशिश करती है। तभी डीमन एम्परर की पर्सनैलिटी अचानक से बदल जाती है और अब वह सांगनिंग के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलने लगता है, तुम मुझे यहाँ पर परेशान कर रही हो, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, तो मुझसे दूर चली जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अभी सुयांग अपनी पावर का यूज करते हुए डीमन एम्परर को होश में लाता है और अब वह डीमन एम्परर के हाथ में मौजूद केक को खींचकर अपने पास बुलाता है। तभी सांगनिंग सुयांग के पास जाते हुए बोलती है, मास्टर आखिर यह चीज है क्या? सुयांग बोलता है, यह कोई नॉर्मल केक नहीं बल्कि मीट है, एक इंसान का मीट। यह सुनते ही डीमन एम्परर परेशान हो जाता है और अब वह खाए गए केक को अपने पेट से बाहर निकालने के लिए भागता है। दूसरी ओर हमें यंग नियांग को दिखाया जाता है, जो एक जगह पर खेल रहा होता है। वहीं पर उसके पास ही मोसी खड़ी होती है और वह अपने चारों ओर मौजूद बिल्डिंग्स को देखकर बोल रही होती है, यह जगह पता नहीं क्यों उसे जानी पहचानी सी लग रही है। अब यंग नियांग वहां पर खेलते खेलते उस जगह से दूर भाग जाता है, जो देखते ही मोसी उसके पास जाकर उसे पकड़ती है। अभी एक पर्सन अचानक से मोसी के पीछे आता है और अब वह मोसी को आवाज लगाते हुए बोलता है, फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई। अब उस पर्सन की आवाज को सुनते ही मोसी को ऐसा लगता है कि जैसे उसका हस्बैंड यंग सॉन्ग उसके पीछे खड़ा हो और अब वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे टियानसाओ खड़ा होता है, जो यंग सॉन्ग की आवाज में उससे बात कर रहा होता है। तभी टियानसाओ बोलता है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? यह मैं हूँ, यंग सॉन्ग। मैं कई सालों से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था और फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई। मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। और अब वह यंग नियांग की ओर देखते हुए बोलता है, क्या यह हमारा बच्चा है? और अब वह यंग नियांग को पकड़ने की कोशिश करता है, पर मोसी धक्का देते हुए उसे खुद से दूर कर देती है और अब वह उसे एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है, तुम यंग सॉन्ग नहीं हो सकते हो। और अब वह यंग नियांग को वहां पर गले लगा लेती है। तभी टियानसाओ गुस्से में बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें चुपचाप से मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।